Good morning, students. I'm Jitendra Singh Parmar. In the previous class, we have studied about the mathematical tools like angles, trigonometry, and differentiation. But in today's class, we'll start with the topic integration. So this topic is also very important. It is just opposite to that of a differentiation. Differentiation का just opposite हम इसको consider करते हैं. Okay, now what is integration? Integration मतलब होता है it's just a summation. इंटीग्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ों को हमें जोड़ देना, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हमें जोड़ देना, एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज ए समेशन. और इस समेशन वर्ड से ही इसका सिंबल ये बना हुआ है, जैसे हमने इसको एस को थोड़ा सा लंबा कर दिया हो. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ द व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. तो फिज़िक्स में बेसिकली इंटीग्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसका मेजरमेंट हमें लेना होता है, और वो क्वांटिटीज़ अगर कंटिन्यूस मैनर में चेंज होती हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर उसका हमें मेजरमेंट लेना है तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. नाउ सपोज़ हमारे पास एक कोई फंक्शन है, y फंक्शन है जो कि f(x) के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसका जो हमने कर्व बनाया वो ये वाला कर्व है. एंड इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया लाइन अंडर दिस कर्व, तो हम वो कैसे निकालेंगे? अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम इसको एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल से निकाल सकते थे. अगर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होती तो हम एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम से इसका एरिया निकाल सकते थे. लेकिन अभी हमारे पास ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये पूरा एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सो व्हाट बेसिकली विल डू, विल डिवाइड दिस होल एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स. जैसे हमने एक ये स्ट्रिप बना ली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसी हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इसके अंदर बना ली फ्रॉम 1 to n. नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया लाइंग अंडर दिस कर्व, हमने आप तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक कोई स्ट्रिप हम कंसिडर करेंगे और उसका नाम दे देंगे ith स्ट्रिप. इस स्ट्रिप का नाम क्या है? i स्ट्रिप है. तो ये दो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, a और b, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे. a के कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y, और सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई. x में हमने क्या किया था? डेल x और ऐड कर दिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है दिस इज डेल x, ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रीजन है ये हो जाता है डेल y. तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई. तो इसका हमें एरिया निकालना है. नाउ व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले इस ए बी सी डी इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे. वो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ए बी सी डी कैन बी रिटन एज, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो लाइन है ए डी और बी सी ये तकरीबन बराबर बराबर है. सो व्हाट विल कंसिडर ए डी इज इक्वल टू बी सी. हम इसमें ए डी और बी सी को बराबर कंसिडर करते हुए वाई ही कंसिडर कर लेंगे. ए डी और बी सी को हमने क्या कंसिडर कर लिया? वाई कंसिडर कर लिया यहाँ पर. तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू डी सी, जो कि किसके बराबर है? डेल एक्स के बराबर है. तो एरिया ए बी सी डी किसके बराबर हो जाएगा? वाई इंटू डेल एक्स के बराबर हो जाएगा. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए बी सी डी. ए बी सी डी का एरिया समझ में आया? वाई इंटू डेल एक्स. नाउ इन केस इफ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे सा पोर्शन है वाई डेल एक्स, इन सबको ऐड कर देंगे. तो वो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. सपोज यहाँ पर देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया पी क्यू एम एल. इस पी क्यू एम एल को हमने एरिया निकालना है. पी क्यू एम और एल, इन पॉइंट्स का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इस ए बी सी डी का एरिया टोटल ऐड कर देंगे. उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, एरिया पी क्यू एम एल समेशन ऑफ एरिया पी क्यू एम एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया ए बी सी डी ऑफ द ith स्ट्रिप. और i को हम डिफाइन कर देंगे. i कहाँ से है? i टेंड्स टू 1 से लेकर n तक. ये देखो i एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर n तक ये एरिया जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एरिया ए बी सी डी वाई डेल एक्स कंसिडर कर लिया. अब वाई क्या था? वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो इसको हम एरिया को कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं, और ये हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ एरिया ए बी सी डी कैन बी रिटन एज एफ एक्स डेल एक्स. तो एरिया पी क्यू एम एल कितना हो जाएगा? समेशन एफ एक्स, जो कि वाई की वैल्यू थी, एफ एक्स इंटू डेल एक्स. इसी चीज़ को हम कैलकुलस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. डेल एक्स को हमने कैसे लिख दिया? डी एक्स के फॉर्म में लिख दिया. एफ एक्स एज इट इज़ है क्योंकि एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिया ए से लेकर बी तक. देखिए जैसे इसमें
हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर किए थे। ये यहाँ पर ए है, ठीक है, ए से लेकर बी तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जो भी इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। ये किसके ऊपर इंटीग्रेशन होगा? डेल एक्स। डेल एक्स को जब हमें ऐड करना है, डेल एक्स करके हम कितने कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे? ए से लेकर बी तक ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या जाएगा? एरिया पी क्यू एम एल इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स वेयर द लिमिट्स आर फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई लिमिट हम इसमें लगा देते हैं इंटीग्रेशन में, ए और बी जब लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि हम कन्फाइंड होते हैं कि भाई हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो ए से लेकर बी के बीच में ही करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन का। ओके, सपोज इन द स्मॉल क्लासेस लाइक 9th, वहाँ पर हमने क्या किया है? वर्क को हमने, जब भी वर्क का फॉर्मूला हमसे पूछते थे तो हम क्या बोलते थे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब हम कोई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स किसी जगह पर लगाते हैं। सपोज ये हमारे पास एफ और एक्स के बीच में हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया इन विच द फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं? वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय जस्ट फाइंडिंग आउट द एरिया लाइंग अंडर दिस ग्राफ। तो वो एरिया हम कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी एरिया आएगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू द वर्क डन। यही होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है। बट इन हायर क्लासेस अगर ये फोर्स वेरिएबल होता है, अगर इसी फोर्स को हम वेरिएबल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, सपोज ये देखिए, नाउ दिस इज द वेरिएबल फोर्स विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क डन विल डिवाइड, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया लाइंग अंडर दिस ग्राफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये तो हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो व्हाट विल डू, वी विल डिवाइड दिस होल एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप। इसको हमने छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, और ये जो छोटी सी स्ट्रिप थी इसका जो लेंथ है, सॉरी इसकी जो ब्रेड्थ हमने कंसिडर की वो डी एक्स कंसिडर कर ली, क्योंकि एक्स का छोटा पोर्शन डी एक्स है और छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक फोर्स जब लग रहा है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम वर्क कैसे करेंगे? वर्क डन विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब ये जो छोटा सा डी डब्ल्यू है इस पूरे को इंटीग्रेट कम कर देंगे, जहाँ पे लिमिट कहाँ से रहेगी? 0 से लेकर x तक इसकी लिमिट रहेगी। तो यहाँ पे वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 टू x, इंटीग्रेशन की लिमिट है, और डी डब्ल्यू को जब हमने इंटीग्रेट कर दिया, एंड व्हेन विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इट विल बी एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू की जगह हमने क्या रख दिया? एफ डी एक्स रख दिया। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके x तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन। नाउ देयर आर सम फॉर्मूला लाइक डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। सपोज पहला फॉर्मूला हमारे पास x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x टू द पावर n+1 जो पावर रहेगी यहाँ पर, जो x टू द पावर n है, दिस n कैन बी एनी रियल नंबर, तो यहाँ एनी नंबर हो सकता है। तो x की पावर वैल्यू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट सी जब हम किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमसे इग्नोर हो जाती हैं या फिर कोई परफेक्ट आंसर नहीं निकल पाता, तो वो जो बची हुई क्वांटिटी होती है उसको हम सी में डाल सकते हैं। ये सी को लगाना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सी कोई भी कांस्टेंट होता है, जो बची हुई वैल्यू वो सी में चली जाती है। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x। ये सारे फॉर्मूले जो भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के अपोजिट होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log x। सिमिलरली sin x का इंटीग्रेशन हमने किया, तो sin x का इंटीग्रेशन इज cos x प्लस c, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। इसके बाद ex का इंटीग्रेशन इज ex टू द पावर e टू द पावर x प्लस c आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इन तीनों का इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस cos x प्लस 1/x। इस क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो व्हाट विल डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन तीनों अलग अलग लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, कॉस एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अलग और 1/x के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स बेस ई। अब इन तीनों का हमने कॉमन कांस्टेंट ले लिया, वो यहाँ पर c लिख दिया। तो फाइनल आंसर विल बी एक्स टू द पावर 3/3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x। इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इन दिस x की पावर कितनी कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो x टू द पावर 1 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 विल बी कंसिडर एज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो दिस विल बी द आंसर। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जहाँ पर हमारे पास लिमिट होती है। उस लिमिट में हमें अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट दे रखी हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसकी लिमिट है 0 से लेके π/2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन आ गया, और इसकी जो लिमिट थी 0 से π/2 वो हमने ऐसे लिख दी, 0 से लेके π/2। नाउ व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स इन प्लेस ऑफ एक्स। जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह हम ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर कॉस एक्स की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ एक्स। तो हमारे पास माइनस कॉस π/2, क्योंकि x की जगह पहले π/2 सब्स्टिट्यूट होगा, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस कॉस, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस कॉस 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो माइनस 0 प्लस 1 कैन बी कंसिडर एज 1। सो दिस विल बी द आंसर। सो हियर आर some examples of integration. Okay, thank you.